सत्य की जीत। बहुत पुराने समय की बात है, जब लंगरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। यह गांव सादगी और मेहनत का प्रतीक था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या गांव के बड़े जमींदारों और सेठों के लिए काम करके अपना गुजर बसर करते थे। इसी गांव में मोहनदास नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। हालांकि उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। गरीबी ने उसे अपनी जड़ों तक जकड़ रखा था। ना तो उसके पास खुद की कोई जमीन थी और ना ही खेती बाड़ी का कोई साधन था। वह दिन भर सेठ के पास मजदूरी करता और उसी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता। मोहनदास अपनी पत्नी सुषमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सुषमा भी उसकी तरह साधारण जीवन जीने की आदी थी, लेकिन हर पल मोहनदास के साथ खड़ी रहती। दोनों अपनी मुश्किलों के बावजूद उम्मीद और ईमानदारी के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे थे। यह कहानी सिर्फ मोहनदास और सुषमा की नहीं, बल्कि उस दौर के उन तमाम लोगों की है जो कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपनी सच्चाई और मेहनत को नहीं छोड़ते थे। कुछ दिनों से घर की तंगी और भूख की मार झेलते झेलते सुषमा ने एक दिन मोहनदास से कहा, सुनो जी, कब से हम पेट भरकर खाना नहीं खा पाए हैं। ऐसा करो, सेठ जी से थोड़े पैसे उधार मांग लो। जब तनख्वाह मिलेगी तो उसे कटवा देना। कम से कम अभी तो चैन से खा पी सके। हाँ सुषमा, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज सेठ जी से बात करके देखता हूँ। अगली सुबह मोहनदास अपने रोजमर्रा के काम पर जाने से पहले सेठ के पास पहुंचा। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कुछ दिनों से घर में हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो बड़ी मदद होगी। जब आप तनख्वाह देंगे उसमें से काट लीजिएगा। मोहनदास, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बिना ब्याज के नहीं। जो पैसे दूंगा उसके साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। मोहनदास को यह सुनकर झटका लगा। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी तनख्वाह वैसे ही बहुत कम है। अगर उसमें से आधे पैसे उधार और बाकी ब्याज में कट जाएंगे तो अगले महीने फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यह तुम्हारी समस्या है रामदास। मुझे तो अपने पैसे पर ब्याज चाहिए, वरना मैं क्यों दूं? मोहनदास का मन भारी हो गया। वह सेठ के सामने कुछ पल खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले अपने काम पर लौट गया। काम करते करते वह सोचता रहा, क्या गरीबी में ईमानदारी से जीने की कोई कीमत नहीं होती? लेकिन चाहे जो हो, मैं कर्ज और ब्याज के जाल में नहीं आऊंगा। हरिलाल गांव का इकलौता सेठ था। अपनी दौलत और ताकत के कारण वह घमंड से चूर रहता था। गांव में सबसे ज्यादा जमीन और खेती उसी के पास थी, जिससे ज्यादातर लोग उसके खेतों और घर में मजदूरी करते थे। सेठ हरिलाल का रवैया हमेशा रूखा और अपमानजनक रहता। वह अक्सर मजदूरों पर चीखता, चिल्लाता और अपनी ताकत का दिखावा करता। मोहनदास भी हरिलाल के घर काम करता था। उसका काम सेठ के घर झाड़ू पोंछ करना था। ईमानदारी और मेहनत के बावजूद मोहनदास की स्थिति दयनीय थी। उसकी पत्नी सुषमा घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि आज वह सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आएगा। सुषमा ने सोचा था कि उन पैसों से वह कुछ अच्छा खाना बना सकेगी। शाम को जब मोहनदास घर लौटा तो सुषमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ जी, आपने सेठ से पैसे ले लिए? नहीं सुषमा, सेठ उधार के साथ ब्याज भी मांग रहा था। मेरी एक महीने की तनख्वाह तो पूरी तरह उधार और ब्याज में चली जाती। ऐसे में अगले महीने भी हमें भूखे रहना पड़ता, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। सुषमा ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर खामोश रही, फिर शांत स्वर में बोली, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अब हमें इसी थोड़े से आटे और बची खुची दाल से ही काम चलाना होगा। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। सुषमा ने दिल भारी होने के बावजूद अपने छोटे से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया। उसने जो भी थोड़ा बहुत था उसे प्यार से परोसा। मोहनदास और सुषमा ने एक साथ बैठकर वह साधारण सा खाना खाया और फिर चुपचाप सोने चले गए। अगली सुबह हरिलाल के कुछ भरोसेमंद लोग उसके पास आए और एक नई खबर सुनाते हुए बोले, सेठ जी, आपको पता है, पड़ोसी गांव के सेठ राम प्रसाद लोगों को बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं।
और जो सच में जरूरतमंद होते हैं उनकी तो वह बिना कोई शर्त के मदद कर देते हैं। अच्छा, तो यह बात है। मैं सोच ही रहा था कि अब मेरे पास गांव के लोग पैसे मांगने क्यों नहीं आ रहे। अब समझ में आया कि सब राम प्रसाद के पास जा रहे हैं। सेठ जी, अगर आपने उनसे बात नहीं की तो ऐसा ना हो कि लोग पूरी तरह से उनकी तरफ चले जाएं। इससे आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज शाम को मैं खुद राम प्रसाद से मिलने जाऊंगा। मैं देखता हूं कि वह क्या कर रहा है। तुम लोग चिंता मत करो। वह लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में मोहनदास वहां पहुंच गया। उसे देखकर हरिलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, मोहनदास, कल से वक्त पर क्यों नहीं आ रहे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर 5 मिनट की देरी का हिसाब काटूंगा और तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कटते जाएंगे। नहीं सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। आज आखिरी बार हुआ है। कल से मैं वक्त पर आ जाया करूंगा। कृपा करके मेरी तनख्वाह मत काटिए। ठीक है, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार बख्शूंगा नहीं। मोहनदास ने सिर झुकाकर माफी मांगी और तुरंत अपने काम में लग गया। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। मोहनदास अपने काम में लगा हुआ था कि तभी उसका एक दोस्त आकर बोला, अरे मोहनदास, सुना है कि कल तुमने सेठ से पैसे मांगे थे, लेकिन उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। पड़ोसी गांव में जाओ और वहां के सेठ राम प्रसाद से मिलो। वह बहुत दयालु इंसान है। शायद वह तुम्हारी मदद कर दें। भाई, पर क्या वह भी ब्याज मांगेंगे? नहीं नहीं, राम प्रसाद सेठ तो बिना ब्याज के मदद करते हैं। कई लोगों की उन्होंने ऐसे ही सहायता की है। तुम जाकर उनसे बात तो करो। यह सुनकर मोहनदास का चेहरा खुशी से खेल उठा। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और पड़ोसी गांव के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राम प्रसाद सेठ से मुलाकात की। सेठ राम प्रसाद ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? इस गांव के तो लगते नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। इसके बाद मोहनदास ने अपनी गरीबी और हालात की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। राम प्रसाद जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मोहनदास, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और वह भी बिना कर्ज और ब्याज के। इन पैसों से तुम अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना। मोहनदास की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सेठ का धन्यवाद किया और पैसे लेकर बाजार चला गया। वहां से उसने सब्जियां और अन्य सामान खरीदा और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, आज सुषमा बहुत खुश होगी। इतने दिनों से हम सिर्फ दाल चावल खा रहे थे, लेकिन आज हमारी थाली में सब्जी भी होगी। घर पहुंचते ही सुषमा ने उसकी थैली देखकर हैरानी से पूछा, अरे, आपने इतना सारा सामान कहाँ से लाया? क्या सेठ ने पैसे दे दिए? नहीं सुषमा, मैं पड़ोसी गांव के सेठ राम प्रसाद के पास गया था। उन्होंने मुझे पैसे दिए और वह भी बिना कर्ज और ब्याज के। अरे, ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी? नहीं नहीं, वह बहुत दयालु इंसान है। मेरी परेशानी सुनते ही उन्होंने बिना किसी शर्त मेरी मदद कर दी। ये सुनकर सुषमा खुश हो गई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खुशी खुशी भोजन किया। उधर सेठ हरिलाल को जब यह खबर मिली कि राम प्रसाद बिना ब्याज और कर्ज के पैसे दे रहे हैं, तो वह बेचैन हो गया। उसने उसी शाम राम प्रसाद जी से मिलने का फैसला किया। राम प्रसाद जी से मिलते ही मोहनदास ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, सुना है कि तुम लोगों को बिना ब्याज और कर्ज के पैसे दे रहे हो। क्या यह सही है? हाँ, यह सच है। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ और उनसे ब्याज नहीं लेता। यह मेरे उसूल हैं। तुम्हारे इस रवैये से मेरा काम ठप्प हो रहा है। अब लोग मुझसे पैसे नहीं मांगते। अगर तुम भी कर्ज और ब्याज के साथ पैसे दोगे तो यह सब ठीक हो सकता है। हरिलाल, मेरा मकसद लोगों की मदद करना है, ना कि उनकी गरीबी का फायदा उठाना। मैं गरीबों और जरूरतमंदों पर अन्याय नहीं कर सकता। मेरा दिल यह सब सहन नहीं करता। हरिलाल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम प्रसाद अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। हार मानकर हरिलाल अपने गांव लौट आया। घर पर बैठकर उसने सोचा कि अगर वह राम प्रसाद को नहीं रोक पाया तो उसका कारोबार कैसे बचेगा। कुछ दिन बीतते गए।
लंगरपुर में राम प्रसाद की मदद से मोहनदास की स्थिति अब काफी बेहतर हो चुकी थी। गांव वाले हर तरफ राम प्रसाद की तारीफ करते नहीं थकते थे। यह देखकर हरिलाल के दिल में जलन और गुस्सा बढ़ने लगा। पहले गांव में हर किसी की जरूरत के लिए उसका नाम लिया जाता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। राम प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता के बीच हरिलाल की मानो पहचान ही खो गई थी। एक दिन हरिलाल अपने चेलों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। उसने सोचा, अगर राम प्रसाद से दोस्ती कर लूं, तो शायद मुझे भी कुछ फायदा हो जाए, वरना मेरा काम तो पूरी तरह ठप्प हो चुका है। गांव वाले तो अब मुझसे उधार या ब्याज पर पैसे लेते ही नहीं हैं। जी मालिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे राम प्रसाद कैसे हो? अरे हरिलाल, मैं तो ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे? मैंने सोचा तुम्हें अपने घर दावत पर बुला लूं। आखिर तुम हमारे गांव वालों की इतनी मदद जो कर रहे हो। अरे मैं भी तुम्हें दावत पर बुलाने ही आ रहा था। ऐसा करते हैं, आज शाम को तुम मेरे घर आओ और कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। हरिलाल मान गया और वहाँ से चला गया। उधर राम प्रसाद मोहनदास के घर पहुँचा। मोहनदास, जल्दी बाहर आओ। मोहनदास बाहर निकला और राम प्रसाद को देखकर बोला, अरे सेठ, अंदर आओ। मेरा घर छोटा और साधारण है, लेकिन आप आओ तो सही। राम प्रसाद अंदर गया और बोला, आज शाम दावत है, तुम भी आओ। सेठ, मैं कैसे आऊं? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। अरे मोहनदास, ऐसा मत कहो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। दावत में जरूर आना। इतना कहकर राम प्रसाद वहाँ से चला गया। शाम को दावत का समय हुआ। हरिलाल राम प्रसाद के घर पहुँचा और बैठ गया। थोड़ी ही देर में मोहनदास भी वहाँ आ गया। उसे देखते ही हरिलाल गुस्से से बोला, तुम यहाँ भी आ गए? क्या पैसा मांगने आए हो? मोहनदास शांत स्वर में बोला, नहीं सेठ, मैं पैसा मांगने नहीं आया। इतने में राम प्रसाद आकर कहता है, मोहनदास को मैंने खुद बुलाया है, वह अब मेरा दोस्त है। यह सुनकर रामलाल सन्न रह गया और मन ही मन उसने सोचा, अब मैं एक नौकर जैसे आदमी के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। क्या मेरी इतनी ही इज्जत रह गई है? दावत के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन हरिलाल ने मोहनदास से बदला लेने की ठान ली। उसने अपने चेलों के साथ एक नई योजना बनाई। अब उसकी नजरें मोहनदास और राम प्रसाद को नीचा दिखाने पर टिक गई थी। अगले दिन जब मोहनदास काम पर आता है तो सेठ हरिलाल उसे कमरे की सफाई करने के लिए कहता है। सफाई के दौरान हरिलाल उसे एक कीमती हार दिखाते हुए कहता है, देखो मोहनदास, यह हार कैसा लग रहा है? सेठ, ये तो बहुत सुंदर है। शायद सेठानी का होगा। हाँ, यह सेठानी का ही है। इसे संभाल कर रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रहे चोरी ना हो। इतना कहकर हरिलाल वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। मोहनदास सफाई में व्यस्त हो जाता है। तभी हरिलाल जल्दी से आकर हार को छुपाकर एक अलमारी के पीछे रख देता है। फिर मोहनदास के पास आकर पूछता है, मोहनदास, वह हार जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था, कहाँ है? सेठ, आपने मुझे हार तो दिया ही नहीं। क्या मतलब? हार कहाँ गया? देखो, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि चोरी मत करना। अब पुलिस बुलाऊंगा। जल्द ही पुलिस वहाँ आ जाती है और हरिलाल मोहनदास पर चोरी का आरोप लगाता है। तभी वहाँ राम प्रसाद आ जाता है और कहता है, सेठ, यह तुम किया कर रहे हो। मोहनदास बहुत ईमानदार आदमी है, उसने ऐसा नहीं किया होगा। अगर ऐसा है तो फिर मेरा हार कहाँ गया? ठीक है, दोनों घरों की तलाशी ली जाए। जिससे हार मिलेगा वही दोषी होगा। हरिलाल पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर सहमति जताई। तलाशी के दौरान पुलिस को हरिलाल की कमरे की अलमारी के पीछे से हार मिला। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, सेठ, हार तो आपके कमरे से मिला है, अब क्या कहोगे? नहीं नहीं, यह मोहनदास ने छुपाया होगा। अब झूठ मत बोलो, हार तुम्हारे ही कमरे में था। सच स्वीकार कर लो। आखिरकार हरिलाल ने हार चुराने की बात कबूल कर ली। उसने बताया, मैंने यह सब मोहनदास को फंसाने के लिए किया था। मैं राम प्रसाद से जलता था क्योंकि वह मुझे नीचा दिखा रहा था।
तुम्हारी जलन ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया है। याद रखो, हम सब एक समान हैं। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। हरिलाल अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा, लेकिन राम प्रसाद ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गलती ना करे। मोहनदास की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। राम प्रसाद ने मोहनदास को अपने यहाँ काम पर रखा और समय पर मजदूरी दी। धीरे धीरे हरिलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुराई का परिणाम अक्सर उल्टा हमारे ही सामने आता है। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है।